तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 सामान्य प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट की वीडियो, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं केस स्टडी वाले प्रश्नों को। जैसा कि आपको पता है 15 मार्च से लेकर के आज तक हम लगातार एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं। तो उसमें जो हमको प्रश्न मिल रहे हैं उसमें केस स्टडी के कुछ इस तरह के प्रश्न मिल रहे हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और आपको समझाएंगे इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। कम से कम समय में इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अगर आपके प्रबंधन में 15 प्रश्न आ रहे हैं तो लगभग 8 से 9 प्रश्न आपको केस स्टडी के ही देखने को मिल रहे हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। वैसे ये वीडियो हम कल शाम को लेकर के आने वाले थे क्योंकि आज हमारे गले में दर्द है, लेकिन अभी हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट देखा तो उसमें लिखा हुआ था, विशाखा तिवारी करके कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा था कि सर प्लीज केस स्टडी वाला वीडियो ले आइए क्योंकि कल इनका एग्जाम है। तो उन्हीं के एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए ये हम वीडियो लेकर के आए हैं। लगभग 8 से 9 प्रश्न ही होंगे केस स्टडी के। आप इस 8 से 9 प्रश्नों में ही सारी चीजें समझ जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे केस स्टडी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसके बाद में एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें केस स्टडी के कुछ प्रश्न होंगे और साथ साथ में जो अन्य प्रश्न आपके सामान्य प्रबंधन के आ रहे हैं उनको भी हम इसमें समाहित करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, आईपीसी कॉर्पोरेट के अध्यक्ष श्री अतुल शुक्ला जी ने रिटायर होने से पहले अपने उत्तराधिकारी का निर्माण स्वयं द्वारा निर्धारित मापदंडों का प्रयोग करते हुए किया। उन्होंने कंपनी की बागडोर राहुल आर्यन को सौंपी, जो दूसरों के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। प्रबंधन की अवधारणा बताइए जिसके कारण श्री अतुल शुक्ला ने राहुल को अपना उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए। देखने में ये प्रश्न आपको बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, आपको इन प्रश्नों को देख करके डरना नहीं है, थोड़ा सा समय बचा करके रखिएगा। इन प्रश्नों को थोड़ा सा गौर करके आप पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक बार आपने पढ़ लिया, अब जरा समझने का प्रयास कीजिए आखिर कह क्या रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ में, जल्दी जल्दी में। देखिए, एक अतुल शुक्ला नाम के जो है एक कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, अब वो अपनी जगह पर ही एक कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं और उनके खुद के मापदंड है। उस कर्मचारी की विशेषता ये है कि वो दूसरों के जो है व्यवहार में बदलाव ला सकता है। अब यही बता रहे हैं कि किस प्रबंधन का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है नेतृत्व प्रबंधन का। अब नेतृत्व प्रबंधन का कैसे इस्तेमाल हो रहा है वो आइए हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, नेतृत्व लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधीनस्थों का नेतृत्व करने के मार्गदर्शन से प्रेरित है। कुल मिलाकर के यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो किसी के व्यवहार में बदलाव ला सकता है वही सही से नेतृत्व कर सकता है। मान लीजिए कोई आपके खिलाफ है लेकिन आपको ये कला आती है कि उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकें, तो आप एक बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे से किसी भी चीज का नेतृत्व कर सकते हैं। तो नेतृत्व प्रबंधन का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो किसी जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अपने अधीनस्थों को जब चयन किया जाता है उसमें जो प्रबंधन ढूंढा जाता है वो नेतृत्व प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात आपके समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। आगे जो हम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, अन्य प्रश्नों को उनको देख करके सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। एक बार पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और एक बार ब्रीफ में आपको समझ लेना है, आपको तुरंत दूसरी बार में आंसर मिल जाएगा। देखिए, शुभम राय ने देखा कि उनके घर में 49% वयस्क अधिक वजन का शिकार है। नतीजन उसने अपने घर के चीनी सेवन को सीमित करने के लिए 5% से अधिक चीनी वाले पदार्थों पर रोक लगा दी। उसने कौन सी योजना का प्रयोग किया? ऑप्शन में दिया होता रणनीति, तकनीकी, कार्यक्रम या फिर कोई नहीं। तो देखिए, अब हमने पूरा प्रश्न पढ़ लिया, एक बार और पढ़ेंगे। तो शुभम नाम का एक व्यक्ति है, वो ये देखता है कि उसके परिवार में जो 49% लोग हैं वो अधिक वजन का शिकार हो रहे हैं। अधिक वजन क्यों बढ़ रहा है, तो चीनी की वजह से बढ़ रहा है। तो उसने चीनी जितनी 5% से अधिक चीनी वाले जो व्यंजन थे उन पर रोक लगा दी। आप पूछ रहे हैं कि कौन सी योजना का उसने अनुसरण किया, तो वो कर क्या रहा है, तो उसने ये सब देख करके एक रणनीति बनाई कि अगर हम 5% से अधिक चीनी वाले चीजों पर रोक लगा देंगे तो वजन कम होने लगेगा। तो किस योजना का उसने उपयोग किया, तो रणनीति योजना का उसने उपयोग किया। ठीक है, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा रणनीति योजना का उसने जो है उपयोग किया है। ठीक है, देखिए कुछ विशेषता रणनीति योजना की। तो रणनीति योजना का असर एक पूरे समूह पर पड़ता है, पहली बात आपको याद रखनी है। रणनीति योजना तत्कालीन कारणों पर निर्भर करती है। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर आप उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे और उसके लिए एक रणनीति बनाएंगे। तो तत्कालीन जो कारण आता है, तत्कालीन जो परेशानी आती है उसके लिए ही आप जो है रणनीति बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होता है 26 अप्रैल तक, मुझे पता चला है कि एग्जाम है, उसके बाद अगर किसी का एग्जाम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 26 अप्रैल तक लगातार हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद में वन रक्षक आएगा, वन रक्षक के लिए हम लाएंगे। उसके बाद में आपका अन्य जो एमपीएसआई वगैरह आने वाला है उसके लिए भी हम लगातार जो है वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक कंपनी ने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में 20,000 रुपए घोषित करने का निर्णय लिया। यह किसके अंतर्गत एक नकदी बहिर्वाह के रूप में नकदी प्रवाह विवरण जो है
विवरण में परिलक्षित होगा। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज कठिन है, ऑप्शन देख लेंगे। जहाँ पर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा ऑप्शन पर गौर कीजिए। शारीरिक गतिविधि, वित्तीय गतिविधि, तकनीकी गतिविधि या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कोई शारीरिक गतिविधि की बात हो रही है क्या, कि उसने उसको पटक दिया, उठा दिया, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। ठीक है सर। कोई तकनीकी गतिविधि है क्या? कोई टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। तो बचा क्या? वित्तीय, पैसे के लेन देन की बात हो रही है ना, तो सीधे सीधे आंसर लग जाएगा वित्तीय गतिविधि। कहीं पर अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग भी चलाना, जहां पर भाषा आपको कठिन लगे वहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि आखिर बात किसकी हो रही है। ऑप्शन को देखिए, कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, वित्तीय गतिविधि होती क्या है वो भी देख लें। तो वित्तीय गतिविधियां एक व्यवसाय और उसके उधारदाता और मालिकों के बीच संसाधनों को प्राप्त करने या फिर लेन देन से संबंधित होती है। तो आपको पता ही वित्तीय माने होता है पैसा। पैसा क्या करता है? या तो उधार जो लिया होगा वो पैसा देगा या फिर उधार लेगा। तो पैसे के लेन देन को हम वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ में आपको बता दें, अभी हमने शाम को जो है आपकी इंग्लिश के जो प्रश्न अभी तक 15 मार्च से अब तक आए हैं, इंग्लिश के एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, उन सारों की वीडियो एक साथ कंपाइल करके हमने वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार जाकर के देख लीजिए। वो वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंग्लिश में। ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं। एक शेयर धारक को किसका भुगतान करने के लिए कंपनी को कहा जाएगा? अब थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि शेयर धारक को कंपनी को भुगतान करना है या कंपनी शेयर धारक को भुगतान करेगी। तो क्या बोल रहा है? एक शेयर धारक को, यानी कि शेयर धारक को भुगतान करने के लिए कंपनी को क्या कहा जाएगा? यानी कि कंपनी को कहा जाएगा कि शेयर धारक को भुगतान कीजिए। ठीक है। बाकी ऑप्शन दिया हुआ था कि उसके जो शेयर बनते हैं उसको वापस करेगा, उसका डिवेंचर वापस करेगा, उसको पैसा देगा या फिर कुछ वापस नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ वापस नहीं करेगा। क्यों वापस नहीं करेगा? तो आइए देखते हैं। कंपनी कुछ भी देने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वह पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है, इसलिए कंपनी शेयर धारकों को कुछ नहीं दे पाएगी। दिवालिया का अर्थ क्या होता है जानते हैं? दिवालिया को इंग्लिश में कहते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है कि लीगली जो है आपका कोर्ट वगैरह जो होता है, लीगली घोषित कर दिया जाता है कि ये उक्त व्यक्ति दिवालिया हो चुका है, इसके पास में कुछ नहीं है, इससे भाई मत मांगो, इसके पास में कुछ है ही नहीं। तो वो शेयर धारकों को कुछ दे ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुछ नहीं, यानी कि वो शेयर धारकों को कुछ भी नहीं दे पाएगा। दिवालिया का मतलब है जीरो लेवल, जीरो बैलेंस, मतलब जेब में एक रुपया नहीं है तो क्या देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने आपको इंग्लिश भी समझाई है ट्रिक के द्वारा, कुछ वर्ड लिंक करा के। सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है। अगर किसी ने देखी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए, राजेश एक बड़ी विनिर्माण कंपनी में शीर्ष प्रबंधक है। इनमें से कौन सा कौशल राजेश को अपना काम करने में मदद करेगा? बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। इसका आंसर था वित्तीय और वैचारिक कौशल। देखिए, सबसे पहली बात, उसमें शारीरिक कौशल भी दिया था। ठीक है। और भी बहुत सारे कौशल दिए थे। लेकिन क्या कह रहा है? एक बड़ी निर्माता कंपनी में शीर्ष प्रबंधक है। अब जो शीर्ष प्रबंधक होगा वो शारीरिक काम तो करेगा नहीं, उसके लिए तो नीचे वाले काम करते हैं ना। तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी, कौन सा कौशल ज़रूरी है? तो वित्तीय और वैचारिक कौशल उसको आना चाहिए, यानी कि पैसे के लेन-देन से और दूर तक सोचने की क्षमता उसके अंतर्गत उसके दिमाग में होनी चाहिए, तभी वो शीर्ष प्रबंधन जो है अपनी कंपनी का कर पाएगा। आइए कुछ और जानकारी देखें तो देखिए, वैचारिक कौशल के अंतर निर्णय लेने का कौशल, अंतर व्यक्ति कौशल और तकनीकी कौशल आता है। ये जो तीनों कौशल होते हैं वो आपके वैचारिक कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। कौन-कौन से? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा जो आपका वैचारिक कौशल के अंदर नहीं आता है। तो 3 कौशल आते हैं। कौन-सा? तो देखिए, निर्णय लेने का कौशल, अंतर्व्यक्ति कौशल और तकनीकी कौशल। ये तीनों जो है वो आपके वैचारिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी पढ़ते चलनी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ केस स्टडी का वीडियो है। इसके बाद में और भी चीज़ें जो हैं, जो फेयोल वगैरह ने परिभाषाएँ दी हैं और कौन से जो कुछ फुल फॉर्म आ रहे हैं, कुछ बैंक की परिसंपत्तियाँ आ रही हैं, कुछ माँग की लोच वगैरह आ रही है, तो वो प्रश्न भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। देखिए अगला प्रश्न, शादी समारोह को सफल आयोजन बनाने के लिए पिताजी ने सभी गतिविधियों को विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक कार्य समूह में अलग-अलग कर दिया। प्रत्येक समूह को एक विशिष्ट व्यक्ति के अधीन रखा गया। गतिविधियों का विभाजन करके और कर्तव्यों को सौंपकर पिताजी ने कौन से प्रबंधन कार्य का अनुकरण किया है? नियोजन का, आयोजन का, निर्देशन का या कोई नहीं? अब देखिए, अब चीज़ को एक बार फिर समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक किसी के यहाँ शादी समारोह है, पिताजी हैं, पिताजी ने सभी गतिविधियाँ यहाँ पर नोट कर ली कि भाई देखो ये काम है, यानी कि किसी को जो है पानी का काम देना है, किसी को पैसे वाला काम देना है, किसी को टेंट लगवाना है, किसी को सजाने का काम देना है। तो क्या किया, सभी गतिविधियाँ विशिष्ट क्षेत्र में जो है बाँट दी। ठीक है? और सबको एक-एक काम दे दिया और हर एक समूह के एक व्यक्ति को यहाँ पर क्या कर दिया, मेन घोषित कर दिया कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। ठीक है? अब यही पूछ रहे हैं कि प्रबंधन के किस कार्य का इन्होंने जो है अनुकरण किया है? ऑप्शन देखते हैं, नियोजन, आयोजन और निर्देशन। तो इन्होंने आयोजन प्रबंधन के ऊपर कार्य किया है। ठीक है? कैसे कार्य किया है वो तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि घर में कोई आयोजन हो रहा है तो आयोजन से संबंधित कार्य ही किए जाएंगे। चलिए कुछ और आपको जानकारी देते हैं तो समझ में आपके आएगा। देखिए,
आयोजन प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक विशिष्ट कार्य एक समूह को सौंप दिया जाता है और उसका एक विशिष्ट व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसकी जवाबदारी होती है। ठीक है, तो ये आयोजन प्रबंधन का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रिक कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि अगर कोई ऐसा प्रबंधन है जिसमें एक विशिष्ट व्यक्ति को जो है या कार्य समूह को कोई काम सौंपा जा रहा है और उसका कोई एक मेन निर्धारित किया जा रहा है, तो वो आपका आयोजन प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, 2 बार प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा अगर समय हो तो, और नहीं हो तो ब्रीफ में एक बार में ही थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो आराम से आप 50-50 में आप पहुंच ही जाएंगे हर हाल में। ठीक है, देखिए एक और प्रश्न देखिए। श्री एस आर सक्सेना एचपीसीएल में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्री सक्सेना के परिवार में सोमवार के दिन एक शादी है। श्री सक्सेना ने छुट्टी के लिए आवेदन किया, परंतु एचपीसीएल के मालिक ने आवेदन अस्वीकार कर दिया और निवेदन किया कि सोमवार को कंपनी की महत्वपूर्ण मीटिंग है और उनका रहना आवश्यक है। श्री सक्सेना ने निवेदन तुरंत स्वीकार कर लिया और अपनी छुट्टी रद्द कर ली। श्री सक्सेना ने फेयोल के किस सिद्धांत का पालन किया था? ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था बहुत सारी चीज़, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। अब एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, एक श्री एच.आर. सक्सेना नाम का एक एचपीसीएल का प्रबंधक है, ठीक है? उसके घर में सोमवार को शादी पड़ी हुई है, मतलब उसके रिश्तेदारी में दूर में शादी पड़ी हुई है और उसने क्या है छुट्टी के लिए अप्लाई किया। लेकिन जो वहाँ के मेन अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, उन्होंने उनकी उनकी छुट्टी को कैंसल कर दिया और उनसे निवेदन किया कि भाई सोमवार को आपको नहीं जाना है क्योंकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो सोमवार को आयोजित होनी है। श्री सक्सेना जो है उन्होंने इस उनकी जो निवेदन को तुरंत स्वीकार कर लिया और अपनी छुट्टी को कैंसल कर लिया। अब यही पूछा जा रहा है कि फेयोल के कौन से नियम का इन्होंने जो है पालन किया है। तो देखिए फेयोल ने क्या कहा था वो भी देखते हैं। तो सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता के नियम का इन्होंने पालन किया है। अब फेयोल ने इस सिद्धांत के बारे में क्या कहा था? तो फेयोल ने इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा है कि किसी भी कर्मचारी को व्यक्तिगत हितों पर संगठन के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि जो संगठन है उसको सबसे ऊपर रखेंगे आप, अपने व्यक्तिगत हितों को उससे हटा करके रखेंगे। यानी अगर आपका कोई काम आ रहा है और फिर संगठन का कोई काम आ रहा है तो सबसे पहले आप संगठन के काम को करेंगे, उसके बाद अपने काम को करेंगे। ये फेयोल जी ने कहा है। ठीक है, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कंप्यूटर वाली वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। 15 मार्च से अब तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं कंप्यूटर में, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके हमने वीडियो 15 मिनट की अपलोड कर दी है। और बाकी पीडीएफ की बात करते हैं तो सक्सेस जंक्शन नाम का एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ परसों वहाँ पर डल जाएगी, आप देख सकते हैं। प्रीवियस जितने भी एग्जाम एनालिसिस हैं उन सब की पीडीएफ वहाँ पर डाली जा चुकी हैं। साथ ही साथ में आपको एक और बात बता दें, उसी के अंदर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सक्सेस जंक्शन लाइव नाम का एक चैनल मिल जाएगा। उसमें जाकर के देखेंगे तो जितने भी आपके मैथ के प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी बुक से आ रहे हैं, ठीक है, और जो आपका इंग्लिश के प्रश्न कौन सी बुक के आ रहे हैं, तो पूरी की पूरी बुक ही हमने वहाँ पर पीडीएफ के रूप में डाल दी है। तो उस चैनल में जाकर के आप पीडीएफ अपनी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और शॉर्टकट की वगैरह क्या होती हैं तो उनकी पीडीएफ भी हमने वहाँ पर डाल दी है, जो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों चैनल से आपको फायदा होगा। चलिए देखिए, एक प्रबंधक को एक अधीनस्थ को जानबूझकर वैध आदेश का पालन नहीं करने के लिए दंडित करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अधीनस्थ को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के बाद यह कथन प्रबंधन के किस सिद्धांत का पालन करता है? यानी कि कहना क्या चाह रहा है? तो कहना यह चाह रहा है कि कोई एक प्रबंधक है, ठीक है, उसने कोई आदेश अपने अधीनस्थ को दिया, लेकिन अधीनस्थ ने उस आदेश का पालन नहीं किया। अब प्रबंधन को ये अधिकार होना चाहिए कि अगर उसने वैध आदेश का पालन नहीं किया तो प्रबंधक उसको दंड दे सके, लेकिन एक मौका दे उसको अपनी बात रखने का। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि किस सिद्धांत का यहाँ पर पालन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन। थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, देखिए प्राधिकार और उत्तरदायित्व के नियम का सिद्धांत का यहाँ पर पालन किया गया है। कैसे, आइए देखते हैं। प्राधिकार का अर्थ क्या होता है? तो प्राधिकार का अर्थ है अपने अधीनस्थ को बेहतर कार्य करने के लिए आदेश देना, और सबसे पहले क्या किया गया? आदेश ही दिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? तो उत्तरदायित्व अधीनस्थों का कार्य होता है अपने अधिकारियों द्वारा दिए गए कार्य का निर्वहन करना। ठीक है, तो समझ में आ गया। प्राधिकार का मतलब है आदेश देना, और जो आपका उत्तरदायित्व है उसका अर्थ है कि उस आदेश का पालन करना। दोनों को मिलाकर के प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का जो है आपका नियम बन जाता है। इसी का यहाँ पर पालन हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्नों को जरा सा आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगर आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका जीके इन सब में समय बचा लेंगे तो प्रबंधन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर जरूर काम कीजिए। कैलकुलेशन के लिए भी हम एक ट्रिक बताएंगे कल वाली वीडियो में, एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट हो जाएगी कि क्या कहना है। कल जो वीडियो लेकर के आएंगे सुबह एग्जाम एनालिसिस, उसमें हम ये ट्रिक आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा काम रहेगा, आपको कुछ पैसा वैसा कुछ खर्च नहीं करना है, बस मोबाइल में एक चीज़ इंस्टॉल करना है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी फ्री में। देखिए, श्रीमती हेली डिसूजा ने डीपीएस स्कूल में विज्ञान शिक्षक पद के लिए आवेदन किया।
सामान्य लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू में सफलता के बाद उनके सामने रोजगार अनुबंध की पेशकश की गई, जिसमें नियम एवं शर्तें शामिल थे। उपरोक्त प्रक्रिया में नियुक्तिकरण चयन प्रक्रिया के किस चरण का उपयोग किया जा रहा है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए जरा सा ध्यान से। तो एक जो है लेडीज है श्रीमती हेली डिसूजा, डीपीएस स्कूल में वो अपना विज्ञान की शिक्षक पद के लिए आवेदन करती हैं। उनकी परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू होता है, दोनों में पास वो हो जाती हैं। उसके बाद में उनके सामने एक अनुबंध पेश किया जाता है जिसे बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड भरने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब ये इतने चरण आए हैं और इसमें ये कह रहा है कि उपरोक्त प्रक्रिया प्रक्रिया में नियुक्तिकरण के चयन प्रक्रिया के किस चरण का उपयोग किया जा रहा है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नौकरी के प्रस्ताव का। देखिए, अगर पहले उनकी लिखित परीक्षा हो गई, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अनुबंध भी हो गया, तो अब अगला चरण क्या होगा? तो अब उनको नौकरी का प्रस्ताव दिया जाएगा, यानी कि अब उनको नौकरी सौंप दी जाएगी। वही थ्री इडियट वाला कि भाई सैलरी कितना लोगे, यही आप पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तो नौकरी का प्रस्ताव यहाँ पर दिया जाएगा, अगले चरण की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया में नौकरी का प्रस्ताव केवल उन लोगों को दिया जाता है जो प्रक्रिया में सभी चरणों को पास कर लेती हैं। तो ये नौकरी का प्रस्ताव उनको दिया जाता है। यही आपके साथ में भी होने वाला है। लिखित परीक्षा पास कर लेंगे, मेरिट में आ जाएंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देंगे तो जरूर लग जाएगी, ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। खैर, तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो बाकी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, कल की सुबह एग्जाम एसेस वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में आ सके। और आगे की जो वीडियो हम लेकर के आने वाले, अगर आप कहेंगे तो साइंस की और प्रबंधन की एक और वीडियो आएगी, प्रबंधन की एक और वीडियो आएगी जहाँ पर हम बाकी चीजें कुछ केस स्टडी के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण आ रहे हैं अभी एग्जाम में, और कुछ जो अतिरिक्त प्रश्न आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नियम वगैरह, कुछ फुल फॉर्म वगैरह, बैंकिंग के जो आपके बैंकिंग वाले प्रश्न आ रहे हैं, कुछ बजट के प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।